हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक बायोलॉजी में जो हमने कवर किया था वो था डाइजेशन। डाइजेशन का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिया था। आज हम मेन डाइजेशन एक्चुअली पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको डिस्कस करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने समझा था कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को लिया जाता है और फिर इस न्यूट्रिशन को बॉडी के लेने के बाद फिर हम एब्जॉर्ब करवाते हैं बॉडी में और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था हमेशा से कि जब भी ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी में एंटर करने के बाद सबसे पहले इस पार्टिकल को किस फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो दोनों टर्म्स हमारे चैप्टर में गिवन है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इट इज रिलेटेड विद ईच अदर। मीन्स जब तक न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगेन सबसे पहले मुझे डाइजेशन समझना पड़ेगा कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करूंगी कि हमने जो लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था वो क्या था। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू द स्मॉलर food particle so that it may easily absorbed by our small intestine, और we can say that कि हमारे cells के थ्रू ये easily absorb हो जाएं। तो easily absorb करवाने के लिए बड़े बड़े particles को छोटे छोटे particles में, बड़े larger molecules को smaller molecules में convert करके हम easily absorbable part में convert करते हैं। Now since we know that the animal food is made up of animal tissue as well as plant tissue, so इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसको जब बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना है तो पहले उन एग्रीगेट्स को हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना पड़ेगा और उसको ब्रेक करने के बाद हम इजीली इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब करवाने का काम करते हैं। नाउ डाइजेशन को करवाने के लिए we discussed in the previous session that the human physiology, एक बॉडी का एक आपस में जो एक मेल जोल चल रहा है, जो एक सिस्टम चल रहा है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और हर सिस्टम को हमारी बॉडी में परफॉर्म करने के लिए देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑर्गन, और हमारे डाइजेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है एलिमेंट्री कैनाल। सबसे इम्पॉर्टेंटली जो इस चैप्टर में अब हमें कंटिन्यू पढ़ना है वो है डाइजेशन के प्रोसेस को करवाने के लिए प्रिंसिपल पार्ट। दिस प्रिंसिपल पार्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, आप लोग बहुत अच्छे से नोन होंगे इस कैनाल टर्म से। कैनाल टर्म का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक सुरंग जो कि दो एंड से खुली होती है, ओपन होती है। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, ये एलिमेंट्री कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज ओपन्स फ्रॉम बोथ द एंड्स। मतलब पोस्टीरियरली अगर हम बात करें फ्रंट की तरफ से, आगे की तरफ से, इट इज़ ओपन बाय आवर माउथ। हमारे माउथ के थ्रू एक एंड से ओपन होती है और इसका दूसरा एंड जो ओपन किया जाता है वो है हमारा एनस। ये कंप्लीट ट्रैक हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। नाउ इसी एलिमेंट्री कैनाल का अगर मैं एक प्रीवियस टॉपिक में वापस से चले जाऊं, अगर हम एनिमल किंगडम को थोड़ा सा रिकॉल करें तो एनिमल किंगडम में हमने एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसको हम बोलते थे बॉडी प्लान। मींस हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल का प्रेजेंस होना ये इंडिकेट करता है कि हम एक हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करते हैं। और इसी सिस्टम को हम एक टर्म से और जानते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मीन्स व्हाट? मतलब एक ट्यूब के अंदर एक दूसरा ट्यूब का प्रेजेंस होना। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर एक और कैनाल प्रेजेंट है जो कि माउथ से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है, और ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है ये शुरू होता है आपका एनालिथ्स से। मतलब अगर मैं फाइलम्स एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा से इनिशिएट करूँ तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ब्लाइंड सेक्स से आगे बढ़ते हैं और ब्लाइंड सेक्स से आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पे। मीन्स एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब का प्रेजेंस होना जो कि माउथ से शुरू होती है और एनस पर आकर खत्म होती है। अब
एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है पूरे के पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ हमारा एक पार्ट और एसोसिएटेड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स का क्या मतलब है भाई? ऑब्वियसली जब आप पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कई बार कि जब आप डाइजेशन की बात कर रहे हो, इट इज़ अ प्रोसेस जिसको कहा जाता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? फिजियोकेमिकल टर्म आपको दिख रहा है, दो टर्म से मिलके बना है, एक तो फिजियो और दूसरा है हमारा केमिकल। फिजियो मतलब फिजिकली हम पार्टिकल्स को अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू, जैसे कि माउथ के थ्रू च्यू करना है, चबाना है, चबाने के बाद हम इसको आपके ईसोफेगस में लेके जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग मूवमेंट कंटिन्यूस हमारी बॉडी में परफॉर्म होते रहते हैं, और उसके बाद ये जो फूड है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही हमारे माउथ से एनस तक पहुंचने का काम करता है। इट इज़ द फिजिकल प्रोसेस। ये हमारा एक कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज केमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। केमिकल मीन्स जब आप लार्जर पार्टिकल्स को, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। मेरा टर्म समझिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? मैं पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ। लाइक मैंने चावल खाया, मैंने चपाती खाई, या मैं बर्गर खा रही हूँ, या मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, तो सबसे पहला काम हमारे माउथ का क्या होता है? सबसे पहला काम होता है उस बड़े पार्टिकल को, उस रोटी के, उस चपाती के बड़े बाइट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, उस पिज़्ज़ा के बाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट होना। मीन्स दैट्स आर फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस मैं क्या बोल रही हूँ? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। क्या था? लाइक मैंने आपको बोला कि इफ़ यू आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट, अगर आप अपने फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो दे विल नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय योर इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सबसे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे कंपोनेंट्स में, ऐसे पार्टिकल्स में जो कि ईजिली एब्जॉर्बेबल हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को एक छोटा सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। ग्लूकोज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को मैंने किस में कन्वर्ट किया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज अब हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स को आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाया जाता है। तो डाइजेशन सिर्फ फिजिकल प्रोसेस बोले या फिर सिर्फ केमिकल प्रोसेस बोले तो सिर्फ फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसी फिजियोकेमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए जो प्लेस हमारी बॉडी में डिसाइड की गई है वो है एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है एक्सेसरी ग्लैंड्स जो कि ऑल ओवर द बॉडी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि हम शुरू कहाँ से करते हैं और फिर ख़त्म कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी एलिमेंट्री कैनाल, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में किस किस जगह पे कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जैसा हमने अभी बात करी, कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है। सबसे पहले हम माउथ में एंट्री करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को शुरू करने के लिए। माउथ से एंट्री करी, देन वी विल गो इनटू द फेरिंग्स। माउथ से हम आगे बढ़ते हैं फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से हम आगे बढ़ते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस से हमारा जे शेप स्ट्रक्चर स्टमक होता है, स्टमक से हम आगे बढ़ते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ विल एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज ओपन इनटू द एनस। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड पार्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स की जब आप बात कर रहे हैं तो एक्सेसरी ग्लैंड्स इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इनिशिएट अगर मैं करूँ माउथ से और फिर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचूंगी तो ये कंप्लीट पार्ट को क्या करेगा? बनाएगा। जैसे माउथ से इनिशिएट किया तो सबसे पहला एक्सेसरी ग्लैंड जो आपको मिलेगा वो कहलाएंगे माउथ से रिलेटेड सलाइवरी ग्लैंड्स, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट
सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद जब हम आगे बढ़े, ईसोफेगस में किसी तरीके का कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, किसी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर क्यों प्रेजेंट होती है उसका डिस्कशन भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं स्टमक में। तो स्टमक की वॉल के पास ही कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल से थोड़ा सा बाहर निकलूं तो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकलने पे मुझे लिवर दिखेगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, मुझे पेनक्रियाज दिखेगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अगेन जिस तरीके से स्टमक के वॉल्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट थे विच इज ग्लैंडुलर इन नेचर, ग्लैंडुलर मीन्स जो कि अपने अंदर से किसी भी तरीके का सीक्रीशन देता है, तो स्टमक के वॉल्स भी ग्लैंडुलर थे। फिर हमने बात करी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स भी ग्लैंडुलर हैं। इसके अलावा हमने और बोला क्या कि पेनक्रियाज, लिवर से कनेक्टेड गॉल ब्लैडर, दीज ऑल आर कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द एसेसरी ग्लैंड्स। Along with the alimentary canal, accessory glands perform the digestion properly. अगर हम इसमें से किसी एक भी कंपोनेंट को बीच में से मिस कर दें तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल सी चीज़ है कि हमारा जो डाइजेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ना। अब क्योंकि डाइजेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही ईजी है, इट इज़ कनेक्टेड विद आवर डे टू डे लाइफ, हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से या फिर हम बोले कि प्रोसेसेस से कनेक्टेड है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन हमें करना है या जो अब हमें इनिशिएशन करना है वो इनिशिएशन करना है माउथ के थ्रू। देखेंगे नाउ देखिए माउथ, समझेंगे। सबसे पहला जो इनिशियल पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो माउथ है। माउथ अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है और एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जो डाइजेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म करवाया जाता है। पार्ट्स देखेंगे, कुछ पार्ट जो कि फिजिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि केमिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माउथ को सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक खाली जगह जिसको जाना जाता है बकल कैविटी के नाम से। मतलब ये जो माउथ वाला रीजन आपको दिख रहा है जो कि हमारा एक्सटर्नल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो पार्ट जो कि इजीली हमें विजिबल है वो कहलाता है बकल कैविटी। माउथ अलोंग विद द फेरिंग्स, अगर मैं माउथ के साथ फेरिंग्स को भी जोड़ दूं, फेरिंग्स क्या है आगे डिस्कस करेंगे, फेरिंग्स के साथ अगर जोड़ दूं तो इट विल मेक द बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी, कैविटी मतलब एक खाली जगह। बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर, अब अगर मैं बकल कैविटी की बात कर रही हूँ विच विल ओपन नेक्स्ट टू द फेरिंग्स, जो कि जस्ट किस में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है, डायरेक्ट ईसोफेगस में नहीं खुलती है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो माउथ है वो माउथ डायरेक्टली ईसोफेगस में एंटर नहीं करता, बल्कि पहले फेरिंग्स आएगा और फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका ईसोफेगस। नाउ बकल कैविटी की जब भी आप बात कर रहे हैं तो बकल कैविटी दैट इज माउथ, माउथ के अंदर एक कंपोनेंट नहीं होता बल्कि ये कई सारी चीज़ों से मिलके बना है। लाइक अगर मैं इनिशिएट करूं तो सबसे पहले है हमारे आउटर लिप्स, आउटर लिप्स के बाद हम देखते हैं अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारे टीथ्स कहलाते हैं। टीथ्स के बाद हम और आगे बढ़े तो वी विल गेट अ टंग, हमारी टंग दिखेगी। टंग को अगर आप ऊपर अपने रूफ से टच करो तो वो पार्ट हमारा पैलेट कहलाता है। पैलेट को भी हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और फिर पैलेट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा फेरिंग्स जो है वो ओपन होता है। तो सबसे पहले इनिशिएशन जो करी माउथ की वो हुई कहाँ से, लिप से, फर्स्ट पार्ट। लिप्स के बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, टीथ्स। टीथ्स के बाद हमने थर्ड पार्ट जो देखा वो क्या है आपका टंग। टंग के बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका पैलेट।
पैलेट के बाद आप लोगों ने कई बार नोट किया होगा, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें एक अपने माउथ को वाइड ओपन करने बोलता है, तो जब हम अपने माउथ को वाइड ओपन करते हैं तो वाइड ओपन करने पर हमें एक फ्लैप हैंगिंग स्ट्रक्चर, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर हमारे माउथ के पीछे दिखता है, जिसको हम बोलते हैं यूविला। बच्चों, आप लोग यूविला को बहुत बार कनेक्ट करते हो एपिग्लॉटिस से, बट इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हम एपिग्लॉटिस भी समझेंगे आगे क्या होता है, बट दैट हैंगिंग स्ट्रक्चर इज नॉट एपिग्लॉटिस। वो हैंगिंग स्ट्रक्चर जो आपको आपके माउथ के अंदर वाइड ओपन करने पर दिखता है वो यूविला कहलाता है। यूविला के बाद आपका लास्ट 6 पार्ट, क्योंकि हम पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो ये ओपन होता है हमारा फेरिंक्स के अंदर। अब एक एक पार्ट को हम लेते जाएंगे और एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरीके से हमारे माउथ में अलग अलग पार्ट, लिप्स का फंक्शन क्या है भाई, टीथ का फंक्शन क्या है, टंग का फंक्शन क्या है, पैलेट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या काम परफॉर्म कर रहा है, आप यूविला की बात करो तो भाई इसका फंक्शन क्या है, या फेरिंक्स की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, पूरे के पूरे माउथ के अंदर। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बकल कैविटी के पार्ट्स हैं ये, और इससे कनेक्टेड जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और अगर मैं बात करूं एसेसरी ग्लैंड्स की, तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं हमारे माउथ से कनेक्टेड, वो हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। नाउ व्हाट आर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या होती हैं और इनका काम क्या है, कैसे कैसे डाइजेशन परफॉर्म करती हैं, तो वो जब हम डाइजेशन शुरू करेंगे तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, सबसे पहला टॉपिक है आपका लिप्स। माउथ में बकल कैविटी में हम लिप्स की बात करते हैं, तो मैं अगर डायरेक्ट पॉइंट पर आने की बात करूं बिना टॉपिक को इधर उधर किए हुए, तो लिप्स का सिर्फ हमारे पास 2 काम होते हैं। सबसे पहला काम है, जो भी फूड हमारे माउथ में जाता है उस फूड को माउथ में लेने के बाद कोई भी पार्टिकल हमारे माउथ से बाहर ना आए वाइल ग्राइंडिंग द फूड। जब हम फूड को चबा रहे होते हैं, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब हम फूड को चबा रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी फूड पार्टिकल हमारे माउथ से बाहर ना आ जाए, सबसे पहला काम होता है लिप्स का। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ब्लड कैपिलरी से रिचली सप्लाइड होता है, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो पिंकिश होता है। दूसरा काम अगर हम लिप्स का बोलें, सबसे पहला काम मैंने बोला क्या, हमारे फूड का ग्राइंडिंग के टाइम पर कोई भी पार्टिकल बाहर ना आए उसको प्रिवेंट करने का काम करता है लिप्स। दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, दिस इज व्हाई दे आर पिंकिश इन कलर। नेक्स्ट काम क्या है लिप्स का भाई, जब मैं बात कर रही हूँ, वेन एवर आई एम टॉकिंग, या जब भी मैं कोई स्पीच दे रही हूँ, तो आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग माई लिप्स। अगर आपको नहीं आपको फील करना है तो आप कभी अपने लिप्स के मूवमेंट को रोक कर और फिर बोलने की कोशिश कीजिएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज लिप्स ऑल्सो हेल्प्स इन द स्पीच। बात करते टाइम, बोलते वक्त हमारी बॉडी के अंदर माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर जो चीज़ हेल्प करती है वो क्या कहलाती है, लिप्स कहलाती है। लिप्स से जब हम एंट्री करते हैं हमारे माउथ के अंदर, देन वी विल गो इनसाइड द बकल कैविटी, जो कि एक्चुअल बकल कैविटी कहलाती है। ये तो आपकी क्या थी, एंट्रेंस, ये ओपनिंग कह सकते हैं आप, या तो एंट्रेंस कह सकते हैं, जहां से आप कहां पर एंट्री ले रहे हैं, बकल कैविटी के अंदर एंट्री ले रहे हैं। नेक्स्ट, जब हम लिप से आगे बढ़े, तो लिप से आगे बढ़ने पे मैं सबसे पहले दूसरा नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगी, आपका पैलेट। पैलेट लाइक जब भी हम कुछ खाते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका लोकेशन बताती हूँ क्या होता है। द रूफ ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह की छत क्या कहलाती है, पैलेट कहलाती है। मैंने क्या बोला, रूफ ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह की जो छत है वो क्या कहलाती है, पैलेट कहलाती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं पैलेट की, तो जो पैलेट है आपका वो हमारे नेजल ट्रैक को, मींस जो पूरा नेजल चैम्बर चल रहा है और जो आपका माउथ है, इन दोनों कैविटीज को आपस में एक दूसरे के साथ सेपरेट करने का काम करता है। पैलेट को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स। सबसे पहला इज द हार्ड पैलेट और दूसरा है आपका सॉफ्ट पैलेट। नाउ पैलेट का काम क्या है मैं बताती हूँ। आप सभी ने गोलगप्पे खाए होंगे, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल
गोलगप्पे खाते टाइम हम पैलेट का करते हैं। हालांकि फूड की जितनी भी क्रशिंग चल रही है, फूड को क्रश करना, दबा देना और फिर उसके बाद हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन के साथ उसको मिक्स करना, किसका काम होता है? पैलेट का ही होता है। जो रूफ आपको दिख रहा है ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके माउथ को कवर करने का काम करता है। और जब आप अपने टंग को सबसे पहले आगे टच कीजिए तो यू विल फील द हार्ड पैलेट, और उसी टंग को जब आप पीछे ले जाने की कोशिश करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका सॉफ्ट पैलेट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैलेट? पैलेट का काम क्या है? क्रशिंग ऑफ द फूड, फूड को क्रश कर देना। आप जिस टाइम पर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टंग, तो उस टाइम पर जो क्रशिंग होती है वो क्रशिंग पैलेट के थ्रू करवाई जाती है। और सबसे पैलेट का जो आगे वाला पार्ट है, पैलेट का जो फ्रंटल पार्ट है, जो कि कुछ फोल्ड्स दिखाता है, कभी आप अपने माउथ में ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो पैलेट है इसका जो आगे वाला पार्ट है ये कुछ फोल्ड्स लगातार शो करता है। यही जो फोल्ड्स हैं ये फोल्ड्स कहलाते हैं आपके क्या? पैलेट रुगाई। क्या कहलाता है? पैलेट रुगाई, या तो उसको हम पैलेटाइन रुगाइज भी कहते हैं। द इरेगुलर फोल्ड्स, जो फोल्ड्स हमारे पैलेट के अंदर एक्स्ट्रा फोल्ड्स हमें दिख रहे हैं, वही एक्स्ट्रा फोल्ड आपके पैलेटाइन रुगाई कहलाते हैं। पैलेट, हार्ड पैलेट के बाद हम जहाँ पर एंड होते हैं, जहाँ पर आपका फेरिंग्स इनिशिएट करेगा, फेरिंग्स के इनिशिएट करने पर जहाँ पर आपका जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यूविला हैंग करता है, उस हैंगिंग पार्ट से शुरू होता है आपका सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट अगेन स्वेलिंग में हेल्प करता है और उसी पार्ट से कनेक्टेड होता है हमारा यूविला। नेक्स्ट, जब हम पैलेट से आगे बढ़े तो पैलेट से आगे बढ़ने के पास हमें मिलता है यूविला। यूविला क्या है भाई? जब भी आप लोग ने कार्टून्स देखे होंगे तो कार्टून्स में टॉम एंड जेरी में जब वो तेज़ अपने माउथ को ओपन करता है, वाइट जब चिल्लाता है तो चिल्लाने पर एक हैंगिंग स्ट्रक्चर हमें वहाँ दिखता है। या यूजुअली जब बचपन में हम डॉक्टर खेलते हैं तो हम बोलते हैं मुंह खोलो अपना। वाइड ओपन जब हम अपने माउथ को करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें एक स्ट्रक्चर, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर, एक मसल का पार्ट लटकता हुआ मुंह के अंदर दिखता है, उसी पार्ट को हम यूविला कहते हैं। यूविला का कोई कनेक्शन, मतलब जिस तरीके से यूजुअली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दैट यूविला इज द एपिग्लॉटिस, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। एपिग्लॉटिस इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड यूविला इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर। नाउ ये जो यूविला है, नाउ इफ इट इज नॉट एपिग्लॉटिस, अगर एपिग्लॉटिस नहीं है तो फिर इसका हमारी बॉडी के अंदर काम क्या है? तो समझेंगे, हमारा जो नेजल ट्रैक है, ये आपको मेरे नोस्ट्रल्स दिख रहे हैं, नोस्ट्रल्स कनेक्ट होते हैं पीछे आपके फेरिंग्स के अंदर। वी नो कि हमारे नेजल चैम्बर का और बकल कैविटी का जो एक कॉमन ओपनिंग बताया जाता है वो फेरिंग्स है। और जब हमारा फेरिंग्स नेजल चैम्बर को माउथ से कनेक्ट करने का काम करेगा तो उस कंडीशन में व्हेन यू आर swallowing द फूड, जब मैं फूड को निगल रही हूँ, मतलब जो भी कुछ मैंने खाया उसको खाने के बाद जब मैं निगलूंगी तो निगलने पर कहीं वो फूड पार्टिकल मेरे नेजल चैम्बर में एंटर ना कर जाएं, इस वजह से हम किसका इस्तेमाल करते, मतलब इसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो क्या कहलाता है? यूविला कहलाता है। मतलब मैं एक कॉमन छोटी सी चीज़ कह सकती हूँ कि यूविला इज दैट स्ट्रक्चर विच इज responsible for stop the food एंटरिंग इनटू द नेजोफेरिंग्स, मतलब हमारे नेजल चैम्बर के अंदर फूड की एंट्री को रोकने के लिए। ये जो नोस्ट्रल्स आपको दिख रहे हैं ये इंटरनली फेरिंग्स में ओपन होते हैं, और जब ये इंटरनली फेरिंग्स में ओपन हो रहे हैं तो जब आप फूड को स्वेलो करो तो कहीं फूड पार्टिकल आपके नेजल पार्ट में एंटर ना कर जाए, नेजल चैम्बर में एंटर ना कर जाए, तो उसी नेजोफेरिंग्स को क्लोज करने के लिए जो स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको लटकता हुआ दिख रहा है, वो क्या कहलाता है? यूविला कहलाता है। नाउ अगर हम बात करें फूड का एक फिजिकल प्रोसेस में तो यूविला ने हेल्प किया, पैलेट ने हेल्प किया, लिप्स ने हेल्प किया। जो मेन पार्ट माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर परफॉर्म करवाया जाता है वो करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग एंड विद द हेल्प ऑफ टीथ्स। नाउ टंग क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको आप हिंदी में जीभ भी बोलते हो। ये जो टंग है ये सबसे पहला, अगर मैं काम की बात करूं कि भाई काम क्या करता है, उसके बाद हम डिटेल पूरा पार्ट पढ़ेंगे इसका। टंग का सबसे बेसिक फंक्शन बोला जाए
तो हम क्या बोलते हैं, भाई अगर मेरी टंग नहीं होगी तो मेरे टंग ना होने पर आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगी। जितना भी मेरा स्पीच मेरे माउथ से निकलता है, जितने भी वर्ड्स मेरे माउथ से निकलते हैं, जितनी भी आवाज़ मेरे माउथ से निकल रही है, इट इज़ टोटली, या टोटली नहीं बोलेंगे, किसकी वजह से बनती है, टंग की वजह से बनती है। बट अगेन टंग का सिर्फ काम बोलना नहीं है, सिर्फ स्पीच नहीं है, फिर क्या है भाई दूसरा काम? 2 काम इसके और हैं, जैसे कि सबसे पहले जितना फूड मैंने खाया है उस फूड को हम थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं, टीथ पर पहुंचेंगे, टीथ ग्राइंड करेगा, ग्राइंड के बाद एसेसरी ग्लैंड से जो सलाइवरी सिक्रीशन निकलेगी, उस सिक्रीशन को टीथ के ग्राइंडिंग पार्ट से मेस्टिकेट करने के बाद मिक्स करने का काम, मीन्स फूड पार्टिकल, जो खाना मैंने खाया है, जो भी रोटी का बाइट, जो भी चावल का बाइट, जो भी पिज़्ज़ा का बाइट मैंने खाया है, वो मेरा फूड पार्टिकल है। अगर इस फूड पार्टिकल को मैं लगातार टीथ के थ्रू मेस्टिकेट कर रही हूँ, मेस्टिकेट करने के बाद मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स कंटिन्यूस सीक्रेशन कर रहे हैं सलाइवा का, तो फूड प्लस सलाइवा इन दोनों को आपस में मिक्स करके आप बोलस बनाओगे। बोलस क्या होता है आगे समझ लेंगे, बोलस बनाएंगे। ये जो बोलस बना है, या मतलब इन दोनों को आपस में मिक्स करने का काम कौन करती है? हमारी टंग करती है। मिक्सिंग कौन करवाएगा? टंग करवाएगा। दूसरा काम समझ में आया? सबसे पहला काम मैंने क्या बोला? इट हेल्प्स इन स्पीच। बोलने का जितना काम मैं कर रही हूँ, जितना वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये टंग की वजह से निकलते हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला? आपका टंग का फंक्शन, फूड को सलाइव के साथ मिक्स करना, एक बोलस का फॉर्मेशन करना, एक मिक्सचर बनाना कौन करता है? टंग करता है। टंग का लगातार मूवमेंट वाइल च्यूइंग, जब भी हम किसी चीज़ को च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो हमारी टंग लगातार मूव करती है। वो क्यों करती है? ताकि सलाइवा अच्छे से फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके किसका फॉर्मेशन कर ले? बोलस का फॉर्मेशन कर ले। नेक्स्ट, थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि टंग के नाम से जाना जाता है। लाइक जब भी आप कुछ फूड खा रहे हो, किसी भी चीज़ की एंट्री अपने माउथ में दे रहे हो, तो आपने किसी भी टेस्ट को फील किया होगा। क्या वो टेस्ट हमें कभी भी चीक्स के साइड फील होता है, टीथ के साइड फील होता है, या जो मेरे टीथ के ऊपर गम्स दिख रहे हैं इन गम्स में फील होता है? नहीं फील होता। जो भी टेस्ट मुझे पता चलता है, चाहे मैं स्वीट की बात करूं, चाहे मैं सॉल्टी की बात करूं, चाहे मैं सोर की बात करूं, या फिर मैं बिटर की बात करूं, ये सारे के सारे टेस्ट हमें किस पर मिलते हैं? टंग के ऊपर मिलते हैं। तो टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टेस्ट को रिसीव करना। हमारे बॉडी में जितना भी टेस्ट रिसीव किया जा रहा है, ये टेस्ट रिसीव किया जाता है माउथ में टंग के थ्रू। टंग एक मस्कुलर फोल्ड है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जितना पार्ट आपको एक्सटर्नली दिख रहा है, उससे बड़ा पार्ट आपके बेस से जो है वो कनेक्टेड होता है। अब अगर हम इसको कनेक्शन को देखें तो ये जो टंग है, ये टंग का बेस कनेक्ट होके जाता कहाँ है? क्योंकि टंग मस्कुलर फोल्ड कुछ पार्ट आपको आपके माउथ में दिखता है, बाकी का सारा बेस जो है वो हमारे नीचे बेस मैंडिबल से कनेक्टेड होता है। मैंडिबल इज आवर लोअर जॉ। ये जो नीचे हमारे माउथ की जो जबड़ा आपको दिख रहा है, इसकी जो बोन है, ये लोअर जॉ बोन मैंडिबल कहलाती है। और इस मैंडिबल से एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद व्हाट? मैंडिबल फर्स्ट and second is your hyoid bone। हाइड बोन आप लोग जानते होंगे शायद थोड़ा बहुत। हाइड बोन जो है हमारी बॉडी की एक इकलौती ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से कनेक्टेड नहीं होती है, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई आपका जो टंग का बेस है, वो टंग का बेस कहाँ से कनेक्टेड होता है, किस पार्ट से कनेक्टेड होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि बेस जो है आपका, अगर मैं नीचे की बात करूँ, मतलब जो टंग का जो पार्ट हमें विजिबल नहीं है, वो मैंडिबल और हाइड बोन से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। और इसके साथ साथ मेरे माउथ में जितना पार्ट दिख रहा है, जो कि मेरे माउथ में ही इस टंग को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रीजन, वो रीजन कहलाता है आपका फ्रेन्यूलम। वो रीजन क्या कहलाता है आपका? फ्रेन्यूलम। मैंने टंग को भाई बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखें,
आप लोगों ने कभी लिंगुआ टर्म अगर सुना हो, लिंगुआ टर्म इज बेसिकली कनेक्टेड विद द स्पीच, बोलने से कनेक्टेड होता है, और स्पीच इज कनेक्टेड विद द टंग, टंग से कनेक्टेड है स्पीच, स्पीच से कनेक्टेड है लिंगुआ। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या बोला, अगर आप कभी अपनी टंग को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इस तरीके के कोनिकल या फिर थोड़े पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, रेडिश स्ट्रक्चर दिखने मिलेंगे इस तरीके के। पूरी टंग, मतलब जो हमारी टंग होती है वो सॉफ्ट नहीं होती, सॉफ्ट नहीं बोलेंगे, स्लिपरी नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी रफ होती है। वो रफनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो रफनेस होती है लिंगुअल पैपिलेस की वजह से, लिंगुअल पैपिलेस, लिंगुअल पैपिलास। अब जब भी आप लिंगुअल पैपिला की बात कर रहे हो तो लिंगुअल पैपिलास क्या होते हैं, ये यही छोटे छोटे जो रफ स्ट्रक्चर्स, जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, रेडिश इन कलर हैं, ये पूरी टंग को कवर करने का काम करते हैं। और यही जो कोनिकल स्ट्रक्चर टंग को कवर करने का काम करते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, लिंगुअल पैपिलेस कहलाते हैं। लिंगुअल पैपिलेस बेटा शुरू किए जाते हैं आपका फंजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म और सर्कमवेलेट पैपिलेस। बेसिकली ये जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं सर्कमवेलेट पैपिले। फ्यूजीफॉर्म सबसे आगे होता है, फिर होते हैं आपके फंजीफॉर्म। टोटल पैपिलेस मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए भाई, 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। सबसे पहला फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म के बाद है आपका फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म जो वी शेप, इस तरीके के 4 से 8 स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं सर्कमवेलेट पैपिले। इसके अलावा हमारे पास एक और लिंगुअल पैपिले प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉलिएट पैपिले, जो कि हमारे टंग के लेटरल सेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोल रही हूँ, फोर्थ पार्ट में बोल रही हूँ आपको फॉलिएट पैपिलेस। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फॉलिएट पैपिले। तो इस टंग पे जो 4 पैपिलास प्रेजेंट हैं, ये पैपिलास ही आपके क्या बनाते हैं, रफ स्ट्रक्चर, एक खुरदुरा टेक्सचर हमारे टंग को देते हैं। और ये जो खुरदुरा टेक्सचर दिया जा रहा है, इट कंटेन्स द टेस्ट बड्स। अगर मैं बात करूं फ्यूजीफॉर्म की, फंजीफॉर्म की, सर्कमवेलेट पैपिले की तो और फॉलिएट पैपिले की, तो इसमें सिर्फ फ्यूजीफॉर्म पैपिले को छोड़कर जितने भी पैपिलास हैं दे ऑल कंटेन टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का क्या मतलब है, ये वो पार्ट होता है हमारे टंग का, हमारे माउथ में प्रेजेंट टंग पे एक वो पार्ट है जो कि किसी भी टेस्ट को आइडेंटिफाई करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्ट को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, नाउ टेस्ट क्या होता है, आप लोगों ने 4 टेस्ट देखे। सबसे पहले आपने स्वीट देखा है जिसको हम मीठा कहते हैं। स्वीट के बाद है आपका सॉल्टी जिसको हम नमकीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉल्टी के बाद आता है सोर जो कि खट्टा होता है, और बिटर होता है आपका कड़वा। देखें टंग के, अगर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, आपने जब भी कुछ चीज़ खाते हो तो खाने पर लाइक अगर मैं मेडिसिन खा रही हूँ, मेडिसिन थोड़ी सी कड़वी होती है, वो कड़वी मेडिसिन जब हमारे टंग के फ्रंट पर होती है तब हमें टेस्ट नहीं पता चलता। टेस्ट कब पता चलता है, जब हम उसको स्वेलो करते हैं या फिर निगलते हैं। तो निगलने पे वो हमारी टंग को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ेगी तब नीचे जाएगी। तो वो जब टंग को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ के नीचे गई तो उस टाइम पर वो इस पूरे टंग को क्रॉस करती हुई गई और तब हमें एक कड़वा टेस्ट जो है वो फील हुआ। तो ये जो कड़वा या खट्टा टेस्ट हमें लगता है वो बाद में क्यों लगता है, क्योंकि ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, ये टेस्ट बर्ड्स हमारे पूरे के पूरे टंग पे प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि स्वीट का अलग प्रेजेंट होगा, सोर अलग प्रेजेंट होगा, बिटर अलग प्रेजेंट होगा और सॉल्टी अलग प्रेजेंट होगा। सबसे टॉपेस्ट पॉइंट पे हमारा प्रेजेंट है स्वीट, मीठा। नेक्स्ट है आपका सॉल्टी, सॉल्टी के बाद है आपका सोर और लास्ट है आपका बिटर। 4 टेस्ट टंग पर किसी भी फूड के टेस्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से बोले मैंने, फिर से रिकॉल कर रही हूँ, स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है और बिटर है। नाउ क्वेश्चन जो एक हम पूछते हैं, बहुत सारी जगहों पे पूछ लिया जाता है कि भाई जब भी आप
चीनी की बात कर रहे हो वो मीठी है, जब भी आप इमली की बात कर रहे हो तो वो खट्टी है, आप लेमन की बात कर रहे हो तो भाई वो खट्टा है, आप नमक की बात कर रहे हो तो वो सॉल्टी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जब आप चिली की बात करते हो, दैट इज जब आप मिर्ची की बात करते हो, तो मिर्ची का टेस्ट कैसा होता है? इज इट अ स्वीट? ऑब्वियसली नो। सॉल्टी? नो। सोर या बिटर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं या तो सोर होगा या फिर बिटर होगा। लेकिन अगेन जब हम किसी भी आपके फूड डिश के अंदर चिली का एडिशन करते हैं, मिर्च का एडिशन करते हैं, तो उस कंडीशन में वो ना तो सोर टेस्ट बनाती है ना ही बिटर बनाती है। अगर मिर्ची डालूंगी मुझे तब भी नमक डालने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सॉल्टी नहीं है। मीठा तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर चिली का टेस्ट क्या होता है तो समझेंगे। चिली का कोई टेस्ट नहीं होता, मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई चिली इज़ मेड अप ऑफ एनी टेस्ट, किसी टेस्ट से बनी है तो नहीं बनी। फिर जब हम मिर्च खाते हैं तो फिर हमें क्या फील होता है तो समझेंगे। मैंने अभी अभी आपको जिक्र किया था हमारे पेपिलेस। जब भी आप बात कर रहे हो मिर्च खाने पे जो टेस्ट हमें फील होता है, एक्चुअली वो कोई टेस्ट होता ही नहीं है। हमारे टंग पे जो प्रेजेंट पेपिलाज हैं, ये पेपिलाज ही क्या करते हैं, मिर्च की तेज़ी की वजह से बर्न कर जाते हैं। जब ये बर्न होते हैं तो हमारी टंग पे हमें एक जलन महसूस होती है या फिर एक जला हुआ पार्ट जो है वो फील होता है। तो वो क्यों फील होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे जो पेपिलाज हैं वो बर्न हो चुके हैं। उस टाइम पर अगर आप चीनी खाओ या कुछ मीठा खाओ या कैसा भी खाओ, हमारी जो मिर्च है वो शांत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो मिर्च लगी है वो कोई टेस्ट नहीं था, बल्कि उसने टेस्ट बड्स को जला दिया है। अगर हम ठंडा पानी इसके बाद पीते हैं तो वी विल फील रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। वाई? क्योंकि उस ठंडे पानी ने उस जलन को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि जो टंग है उस पे जो चिली है उसका कोई टेस्ट नहीं होता। इट ओनली बर्न्स द पेपिलास प्रेजेंट ऑन आवर इनसाइड आवर टंग। इसके साथ साथ कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो पेपिलास वापस से रिजुविनेट हो जाते हैं और हमारा जो टंग पे एक जलन हमने फील करी थी वो ख़त्म हो जाती है। नाउ ये पूरा का पूरा टंग का पार्ट है जिसमें हमने क्या पढ़ा, फ्रेनिलम से कनेक्टेड है। मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, फिर से समझ लेंगे। मैंने आपको बोला कि भाई सबसे पहले आपका फ्रेनिलम है जो कि टंग का बेस है, जो कि हमारे माउथ के नीचे पार्ट से जिससे कनेक्टेड रहती है, वो फ्रेनिलम कहलाता है। मस्कुलर पार्ट जो आगे दिख रहा है वो तो मिक्सअप कर रहा है फूड के पार्टिकल्स को, स्पीच में हेल्प कर रहा है, टेस्ट का काम दे रहा है। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है वो अंदर जो रूट बनाता है वो रूट कनेक्ट करता है नीचे हमारे मैंडिबल से और हायोइड बोन से। नेक्स्ट हमने बात करी किसकी, जो हमारी टंग है इस पे पेपिलास प्रेजेंट होते हैं जिसको आप लिंगुअल पेपिला भी कहते हो, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब आप टंग की बात कर रहे हो तो टंग जो है वो लिंगुआ के नाम से भी जानी जाती है। क्यों जानी जाती? मतलब लिंगुआ इज बेसिकली अ स्पीच। ये जो लिंगुअल पेपिलेज हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स, फ्यूजिफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट पेपिले और फॉलिएट पेपिले। फॉलिएट पेपिले लेटरल इन साइड डायरेक्शंस होते हैं तो वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, यहाँ पर आपको लेबल नहीं कर सकती। फ्यूजिफॉर्म को छोड़ के आप जितने भी पेपिलास की बात करोगे दे ऑल आर कंटेन्स टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स क्या है? स्वीट, मीठा टेस्ट होना, सॉल्टी टेस्ट होना, सो टेस्ट होना और बेटर टेस्ट होना। दिस इज ऑल अबाउट आवर टंग। मैस्टिकेशन कर रही है, मैस्टिकेशन के साथ साथ स्पीच में हेल्प कर रही है, स्पीच के साथ साथ आपका किसी भी फूड के टेस्ट को बनाने का काम करती है। नाउ नेक्स्ट एंड अगेन we have completed tongue, we have completed palate, we have completed uvula, we have completed lips. Now the most important part of our alimentary canal, या फिर हम बात करें डाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, दैट्स इज आर टीथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टीथ्स। Next is the important part, that is our teeth. I will not write teeth क्योंकि एक दांत नहीं होता बल्कि there is a set of teeth present inside our mouth. बहुत ही important part है
इसके बिना आप कोई भी फूड का कंजप्शन नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं एक छोटे से बच्चे की बात करूं जो कि न्यूली बॉर्न है या 3-4 महीने का है, 6 महीने का है, तो उसके माउथ में किसका प्रेजेंस नहीं है? टीथ का प्रेजेंस नहीं है। इस वजह से हम उसको कुछ भी मतलब खाने के लिए नहीं दे सकते। या फिर आप एक 5 से 6 साल के बच्चे की बात करो जिसके मिल्क टीथ टूटते हैं, जो बचपन के दांत हैं वो टूटते हैं, और फिर जब नए दांत आते हैं परमानेंट, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी अगर उसका टीथ प्रॉपर नहीं है तो वो खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाता। क्यों नहीं खा पाता? अब अगेन हम इनिशिएशन कर रहे हैं किससे? एक प्राइमरी फंक्शन से। प्राइमरी फंक्शन का क्या मतलब कि ये जो टीथ है, ये टीथ सबसे पहले प्राइमरली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्राइमरली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। व्हाट डू यू मीन बाय मेस्टिकेशन? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बड़े बड़े पार्टिकल्स को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, एंड देयर इज अ बेसिकली किससे अलग है? पार्टिकल्स। लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल, जो मैं सेंटेंस ये जो टर्म बोल रही हूँ, और दूसरा टर्म मैं बोल रही हूँ लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज। लाइक कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना इज अ कन्वर्जन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, ओके। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर पार्टिकल टू स्मॉलर पार्टिकल, ये काम कौन करवाता है? टीथ करवाता है। पार्टिकल, एक बड़ा चपाती का पीस, एक बड़ा पिज़्ज़ा का पीस, एक बड़ा बर्गर का पीस, एक दाल चावल का बाइट, उसको हमने माउथ में डाला, वी डू नॉट स्वेलो इट डायरेक्टली। हम डायरेक्ट नहीं निकलते उसको। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसको अपने माउथ में छोटे छोटे लगातार ग्राइंड करते करते छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे माउथ के थ्रू स्वेलो किए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं टीथ की बात करूं तो एक प्राइमरी फंक्शन एंड द ओनली फंक्शन दैट इज मेस्टिकेशन ऑफ फूड। नाउ जब आप टीथ की बात कर रहे हैं तो टीथ की बात करने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझिए। जैसे मैंने बोला, टीथ को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। जैसे कि आपने अभी टंग की बात समझी थी, तो टंग का कुछ पार्ट आपको विजिबल है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डीपली सिचुएटेड इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही फर्मली और बहुत ही बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन बना रहा है जो कि ईजिली बाहर नहीं आ सकता। सेम चीज़ जब हम टीथ्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप मेस्टिकेशन करते हो, आप कार्निवोर की बात करो जो कि बोन्स को भी खाते हैं, या फिर आप बात करो कि आप अपने दांतों से बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे हम अखरोट तोड़ने का काम कर देते हैं, या कोई भी पार्टिकल यूजुअली हम सबसे पहले अपने माउथ से क्रश करने का काम करते हैं। तो अगर ये एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर ये एक टफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो हमारे लिए फूड का मेस्टिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप फूड का मेस्टिकेशन करवा रहे हो, तो इस वजह से हमने टीथ के स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर बनाया है। बेसिकली हमने टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप बात कर रहे हैं टीथ की, तो टीथ का जो कुछ पार्ट है वो तो हमारे जॉज से अंदर बोन्स के अंदर सिचुएटेड होता है, बिल्कुल इस तरीके से कि भाई कुछ पार्ट तो विजिबल है, जैसे यहाँ पर कुछ पार्ट तो नीचे है और कुछ पार्ट जो है आपका विजिबल है। क्यों? क्योंकि यही पार्ट जो है वो मेन काम करेगा। अगर ये फर्मली अटैच्ड होगा तो कुछ भी चीज़ हमारे माउथ में च्यू करने पर ये इजीली बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको स्ट्रांगली एक बॉन्ड देना पड़ता है। तो ये जो बॉन्ड दिया जा रहा है, ये किसके थ्रू दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है रूट के थ्रू। अब देखेंगे मैंने क्या बोला। मैंने सबसे पहले बोला कि वी हैव डिवाइडेड आवर टीथ इनटू 2 पार्ट, पर उससे पहले मैं आपको उसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ और समझाऊंगी। हमारे पास भी टीथ्स कितने तरीके के, अब ऑन द बेसिस कि आप किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, प्रेजेंस के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, या फिर किस तरीके का दिखता है उसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो। तो टीथ जो है वो कई कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाते हैं। सबसे बेसिक कैटेगरी जो पहले मैं इनिशिएट करूंगी वो है ओपन टीथ्स एंड क्लोज टीथ्स।
ओपन टीथ्स और क्लोज टीथ्स में क्या फ़र्क है वो अभी हम आगे समझेंगे। तो देखें, सबसे पहले वी हैव डिवाइडेड द टीथ इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, द विजिबल पार्ट, जो कि आपको दिख रहा है, जो दांत आपको मेरा दिख रहा है, जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर आपके माउथ में प्रेजेंट है, जो कि मेस्टिकेशन एक्चुअली करता है, वो पार्ट कहलाता है आपका क्राउन। क्या कहते हैं हम टीथ के मेन पार्ट को? क्राउन। टीथ सिर्फ ये नहीं है जो आपको विजिबल है, टीथ अंदर भी जॉ से जो कनेक्टेड है, जो रूट बना रहा है प्रॉपर इतनी बड़ी, ये भी टीथ ही कहलाता है। जो विजिबल पार्ट है वो टीथ का विजिबल पार्ट क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। क्राउन के बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका नेक, और नेक के बाद थर्ड पार्ट कहलाता है आपका रूट। थर्ड पार्ट इज योर रूट। नाउ ये जो क्राउन, नेक और रूट है, इसको हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखें क्या क्या होता है। इसको भी मैंने 3 स्ट्रक्चर्स में फिर से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है आपका इनेमल, दूसरा है आपका डेंटाइन और थर्ड है आपका सीमेंटम। देखें, सबसे पहले टीथ में जो आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट इज द वाइटर पार्ट। एक सफ़ेद कलर का पार्ट है जो हमारे टीथ में हमें विजिबल होता है, और ये बना होता है इनेमल से। किससे मिलके बना होता है? इनेमल। इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट कंपोनेंट है, वाइटेस्ट कंपोनेंट है, और नॉन रीजेनरेबल सेल है। मतलब सेल नहीं है, मतलब सेल से नहीं बना होता, रीजेनरेट हम इसको नहीं करवा सकते। इनेमल बनाया किसके थ्रू जाता है? तो इनेमल बनाया जाता है अमीलोब्लास्ट सेल के थ्रू। अमीलोब्लास्ट सेल। इनेमल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, किन सेल्स के थ्रू होता है? तो हम क्या जवाब देते हैं? अमीलोब्लास्ट सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इनेमल। दूसरी चीज, इनेमल रीजेनरेबल नहीं है, दोबारा से रीजेनरेट नहीं हो सकता। तीसरी चीज, ये जो इनेमल है ये किस कलर का है? वाइटिश इन कलर। हमारे टीथ जो हमें सफ़ेद दिखते हैं, एकदम वाइट दिखते हैं, जो विजिबिलिटी एकदम शाइनी होती है, वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनेमल। किससे मिलकर बना है? कंपोजिशन क्या है? तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम बात कर लो, मैग्नीशियम बात करो, और इसी इनेमल को बनाने के लिए एक और एलिमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन इनेमल को बनाने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम है, फ्लोरीन है, कैल्शियम है, इन सब की वजह से आपके टीथ में इनेमल का फॉर्मेशन होता है। और जो ओरिजिन है, जो ओरिजिन दिया गया है, वो किसके थ्रू दिया गया है? अमीलोब्लास्ट सेल के थ्रू दिया गया है। अब नेक्स्ट, अमीलोब्लास्ट सेल के बाद ये जो इनेमल वाला पार्ट है, इस इनेमल से जब हम नीचे बढ़ते हैं आगे, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जिसको मैंने थोड़ा शेड कर दिया है, लाइन्स बना दिया है, ये कहलाता है आपका डेंटाइन। डेंटाइन के कैसा भी प्रोनाउंस कर लेते हैं हम इसको, यूजुअली डेंटाइन बोला जाता है। डेंटाइन हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ है। हालांकि मैंने अभी बोला था कि भाई इनेमल आपका हार्डेस्ट पार्ट है, लेकिन डेंटाइन की बात करें तो डेंटाइन इज ऑल्सो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ। ये जो डेंटाइन है, जैसे ये इनेमल बना है अमीलोब्लास्ट सेल से, सिमिलरली डेंटाइन बना है आपका ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। आप लोगों ने अगेन जहाँ पर भी टर्म ओडोंटो, डेंटल टर्म आता है, हम बहुत इजीली समझ लेते हैं, या समझ लेना चाहिए कि इट इज़ कनेक्टेड विद द टीथ, क्योंकि हमारे बायोलॉजी में कई सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि जिस पार्ट से कनेक्टेड हैं उसी से बने हैं। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक कैविटी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टमक। अगर मैं कार्डिक मसल्स की बात कर रही हूँ, कार्डिक कैविटी की बात करती हूँ, कार्डिक मेम्ब्रेन की बात करती हूँ, कार्डिक पल्स की बात करती हूँ, तो आई एम टोटली टॉकिंग अबाउट द हार्ट। इसी तरीके से पूरी बॉडी में हमने कुछ टर्म्स हैं बायोलॉजी में, बहुत थोड़ा सा हमने ईजी कर, मतलब जितने भी टर्म्स बने हैं वो थोड़े से हमें ईजी कर दिए गए हैं। जिस पार्ट से कनेक्टेड है उसी पार्ट से कनेक्ट करवा दिया जाता है। ओडोंटोब्लास्ट या फिर डेंटाइन की बात करें तो रीजेनरेबल सेल बनाती है, और ये जो रीजेनरेबल सेल्स बना रही है ये आपकी डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल से मिलके बनी होती है। इसका कलर कैसा होता है? दिखने में जैसे ये एक वाइटिश लेयर थी। कैसी लेयर थी? वाइटिश लेयर।
सफ़ेद कलर की, जिसकी वजह से हमारे दांत हमें कैसे दिखते हैं, एकदम वाइट। इसी तरीके से जब आप डेंटाइन की बात करते हो तो ये डेंटाइन बनी होती है हल्के से येलोइश कलर के सेल्स की। ठीक है, डेंटाइन के बाद जब नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं तो ये वाला पार्ट भी डेंटाइन है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीथ, दैट इज पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, और जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जितना भी बॉडी से कनेक्शन दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा इसी पार्ट से कनेक्टेड होता है। अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि एनेमल के अंदर किसी भी बॉडी पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डेंटाइन में, पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है। अब जब मैंने टीथ स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो टीथ है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। एक तो ओपन टीथ्स एंड दूसरे हैं आपके क्लोज टीथ्स। देखेंगे यहाँ पर मैंने जो ब्लड वेसल्स डाली हैं तो यहाँ पे एक होल रखा है, एक ओपनिंग रखी है। ये ओपनिंग अगर प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स की एंट्री करवाने के लिए, ये हायर टाइप का टीथ होता है। अगर ओपनिंग प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, आपका ओपन टीथ कहलाता है। और अगर यहाँ पे ये ओपनिंग नहीं है, मतलब टीथ्स के अंदर ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस नहीं है, पल्प कैविटी की प्रेजेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में ये टीथ्स आपके कैसे टीथ्स कहलाते हैं, क्लोज टीथ्स कहलाते हैं। नाउ पल्प कैविटी रिचली सप्लाइड है आपका किससे, ब्लड वेसल से। क्वेश्चन अब ये है कि हमारे जैसे आप लोगों ने कई टीवी एडवर्टाइज में सुना होगा सेंसिटिविटी के बारे में, दांतों में झंझनाहट के बारे में, कि भाई ठंडा गर्म खाने से हमें दांतों में फील होता है, या एक करंट जो है वो हमारे ब्रेन में लगता है, या बहुत एक अच्छी सी सिचुएशन नहीं बनती है। तो वो चीज़ क्या होती है उसको समझेंगे। लाइक एज आई सेड, एनेमल एक बहुत ही हार्ड कंपोनेंट है, इट इज़ नॉट ईजिली डिग्रेडेबल बाय एनी कंपोनेंट। मतलब अगर मैं कुछ अखरोट तोड़ रही हूँ, या मैं कुछ टाइट चीज़ खा रही हूँ, या कुछ कर रही चीज़ को अपने दांत से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो उस कंडीशन में एनेमल ब्रेक नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी, कि ये जो एनेमल है, फिर ये एनेमल का रिमूवल तो लाइफ में कभी नहीं होता होगा, लेकिन हो जाता है। कैसे हो जाता है कि भाई जब भी आप कुछ चीज़ खाते हो तो खाने पर आपके माउथ से कंटिन्यूस सीक्रेशन होता है सलाइवा का। सलाइवा मैंने अभी भी आपको एसेसरी ग्लैंड्स बताए थे, एसेसरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला जो सेक्रेशन है वो सलाइवरी सीक्रेशन कहलाता है। वो सलाइवरी सीक्रेशन होता है लिटिल बिट एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है। जब भी मैंने कुछ फूड खाया सलाइवा का सीक्रेशन हुआ, और जब सलाइवा का सीक्रेशन हुआ तो सलाइवा का सीक्रेशन होने पे वो एसिड हमारे माउथ के कॉन्टैक्ट में आया। मैंने खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन नहीं किया, और जो मेरे दांतों के बीच की स्पेस है उस बीच में वो सलाइवा इकट्ठा हो गया। सलाइवा का इकट्ठा होना मतलब एसिड का इकट्ठा होना। जब एसिड एक पर्टिकुलर टाइम तक लगातार मैं कुछ खाती हूँ, अपने माउथ को वॉश नहीं करती हूँ, क्लियर नहीं करती हूँ, तो ये जो सलाइवा है, ये जो एसिड है, ये मेरे टीथ्स के बीच में फिट हो जाता है। लाइक ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस के बीच में यहाँ पर जो आपका सलाइवा है वो इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद अब ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा अनटिल यू ब्रश इट। जब तक आप इसको ब्रश नहीं करते हो, आप इसको एजिटेट नहीं करते हो, रगड़ते नहीं हो, तब तक ये यहाँ पर कलेक्टेड रहता है। अब एक बार, 2 बार, 3 बार जब लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी तो इस प्रोसेस के कंटिन्यूस होने की वजह से धीरे धीरे वो एसिड आपके जो एनेमल की लेयर है, जो एनेमल जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है, उस एनेमल की लेयर को डिग्रेड कर देता है। और डिग्रेड करते 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 आपकी एनेमल की जो लेयर है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। और जब एनेमल की लेयर रिमूव हो गई तो हमारी किसका कॉन्टैक्ट आया, डेंटाइन का कॉन्टैक्ट आया। नाउ अगेन भाई, जब आप डेंटाइन की बात कर रहे हो तो डेंटाइन के बीच में आप पल्प कैविटी देखते हैं। पल्प कैविटी डेंटाइन के भी अंदर है, तो फिर हमें सेंसिटिविटी क्यों होती है, मतलब सेंसेस तो हमें जब लगने चाहिए जब ब्लड वेसल से कनेक्टेड हो, नर्वस पार्ट से कनेक्टेड हो। तो नर्व पार्ट से तो अभी भी जब फूड आता है तो इससे तो टकराता नहीं है, ब्लड वेसल्स तक पहुंचा ही नहीं। तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ये है कि ये जो डेंटाइन आपको दिख रहा है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डेंटाइन ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया जानबूझ के बनाया,
मतलब इस डेंटाइन के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स क्या करते हैं, ये ट्यूब भाई जब इनेमल हट गई, मेरी इनेमल रिमूव हो गई, तो इनेमल के रिमूव होने पे अब कोई भी पार्ट जो फूड यहाँ से टकराया वो इन सेल्स के थ्रू, इन डेंटाइल ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाएगा, पल्प कैविटी तक पहुँचेगा। और जब ये पल्प कैविटी तक पहुँचेगा तो पल्प कैविटी तक पहुँचने की वजह से हमें सेंसिटिविटी महसूस होगी। अब भाई वो जो सेंसोडाइन हम इस्तेमाल करते हैं, वो सेंसोडाइन करता क्या है, वो सेंसोडाइन इस्तेमाल करते ही जो झंझनाहट हमारे दांतों में महसूस हो रही है या फिर जो एक सेंसिटिविटी हमें फील हो रही है वो तुरंत खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई हमें मेन काम क्या करना है, इस डेंटाइन के जो ट्यूब्यूल्स हैं, इन ट्यूब्यूल्स को रोक देना है, मतलब इसको बंद कर देना है, ताकि कोई भी चीज़ जब फूड, कोई पानी हम पी रहे हैं ठंडा, या हम गर्म पानी पी रहे हैं, या हम कोई ड्रिंक ले रहे हैं, तो वो ड्रिंक उन ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ तक ना पहुँचे, पल्प कैविटी तक ना पहुँचे। जब पल्प कैविटी तक नहीं पहुँचेगी तो पल्प कैविटी तक ना पहुँचने की वजह से हमारी सेंसिटिविटी तुरंत के तुरंत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये डेंटाइन वाला पार्ट है। डेंटाइन के बाद हमने बात करी किसकी, पल्प कैविटी की। पल्प कैविटी ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होती है। फोरामेन ओवल यहाँ पर एक ओपनिंग है जो कि क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल्स को एंट्री देने का काम करती है। अगर ओपनिंग प्रेजेंट है तो इट विल कॉल्ड एज अ ओपन टीथ्स, और अगर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्लोज टीथ्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात करी, मैंने आपको 3 पार्ट्स बोले थे। 3 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो हमने बात करी थी इनेमल की, दूसरी हमने बात करी थी डेंटाइन की, तीसरी हमने बात करी थी पल्प कैविटी की इंपॉर्टेंटली, और चौथी हम बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से हमारा जो जॉ है वो टीथ को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। वो पकड़ के रखने वाला पार्ट है सीमेंटम। सीमेंट भी लिख देते हैं और बोलते इसको सीमेंटम है। मतलब सीमेंटम क्या है, सीमेंटम एक वो पार्ट है जो कि बराबर वाले सेल से या फिर मसल से, जॉ से हमारे टीथ को जोड़ने का काम करेगा, ताकि ये दोनों आपस में अलग होकर हमारे टीथ को बाहर ना कर दें। तो सीमेंटम दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ये हमारा टिपिकल एक टीथ का स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल, एक बार रिकॉल कर लेंगे। टीथ में हमने क्या क्या बोला, क्राउन, नेक, रूट है, इनेमल से मिलके बने हैं, अमीलोब्लास्ट सेल से मिलके बने हैं, फ्लोरीन का कंपोजिशन है, वाइटेशन कलर होता है। इसके साथ साथ इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता, बट कंटिन्यूस एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से डिग्रेड हो जाता है। दूसरा हमने क्या बोला, डेंटाइन नेक्स्ट पार्ट है। डेंटाइन येलो इन कलर होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से मिलकर बनी होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डेंटाइन ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी फील होती है। तीसरी हमने क्या बोला, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी आपका अगेन ब्लड वेसल्स का रिच सप्लाई है। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो भी नर्व्स जा रही हैं वो सब इसी के थ्रू एंटर करती हैं। और लास्ट हमारा जो लेयर है जो कि हमारे जॉ से, जबड़े से हमारे टीथ को जोड़ के रखने का काम करता है, वो कहलाता है आपका सीमेंटम। सीमेंटम के बाद अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरू जब किया था तब बोला था कि टीथ्स के अलग अलग टाइप्स हैं, वो अब डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बात करी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ओपन और क्लोज टीथ से। अब हम क्या बोलते हैं भाई, जब आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहले ही फर्स्ट या सेकेंड पेज में उन्होंने दिया है डाइफियोडोंटिड्स, हेट्रोडोंटिड्स, होमोडोंटिड्स, थिकोडोंटिड्स। इसका क्या मतलब है तो समझें, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस, या फिर मतलब किस तरीके से प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे भी हमने टीथ्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। हमने बचपन से सुना है कि जब भी आप बात करते हो कि जब मैं छोटी थी तो एक सेट ऑफ टीथ निकला और कुछ टाइम के बाद वो सेट ऑफ टीथ जो है वो टूट के एक परमानेंट टीथ वापस निकला। लेकिन अब इस एज में मेरा एक टीथ टूट जाता है तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो दोबारा लौटेगा? बिल्कुल नहीं लौटेगा। हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जो बड़े लोग होते हैं, अगर उनके जो प्रीमोलर्स, मोलर्स जिसको वो लोग दाढ़ बोलते हैं, कभी कभी टूट जाती है, कैविटी हो जाती है, हमारा दांत खराब हो जाता है, तो हम वहाँ पे कैपिंग करवाते हैं। डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं और उस पर कैप लगा के वो एक आर्टिफिशियल टीथ वहाँ फिट कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब हमारे बॉडी के अंदर जब टीथ दोबारा आ सकता है तो उस जगह पे वो टीथ दोबारा क्यों नहीं आया? तो इसका रीज़न ये है कि टीथ हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि हर बार वापस आ जाएं। मतलब हमारा लाइफ में किस तरीके का टीथ प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे वो वापस आते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला आपको डाइफियोडोंट टीथ्स, मतलब वो टीथ जो कि लाइफ में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। उन टीथ्स को आप क्या कहते हो? डाइफियोडोंट टीथ्स कहते हो।
जिसमें दोनों टीथ्स को आपने कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डाइफ्योडोंट, हम कई सारी कैटेगरीज देते हैं इसकी, डाइफ्योडोंट, हेट्रोडोंट, होमोडोंट, अलग अलग कैटेगरीज। डाइफ्योडोंट, अ सेट ऑफ टीथ विच कम ट्वाइस अ लाइफ, मतलब हमारी लाइफ में 2 बार जनरेट अगर हो रहे, मतलब 2 बार ग्रो कर रहे हैं, 2 बार मसल से निकलते हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डाइफ्योडोंट टीथ कहलाता है। नेक्स्ट हमने क्या बोला? डाइफ्योडोंट टीथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब जो लाइफ में सबसे पहली बार निकलेंगे वो कहलाएंगे मिल्क टीथ्स, दूध के दांत, हमने बहुत कॉमनली सुना है। और दूसरा हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ्स। डाइफ्योडोंट लाइफ में सिर्फ 2 बार निकलेंगे। अब डाइफ्योडोंट का मतलब 2 बार निकलने वाले। अगर मैं बोलूं हमारी लाइफ में सिर्फ 2 से बहुत कई ज़्यादा बार निकलने वाले टीथ, इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो ह्यूमंस। डाइफ्योडोंट में आप बहुत कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हो हमारा, एक बार निकलते हैं, फिर दोबारा, एक बार फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा से निकलते हैं। फिर हमने क्या बोला? एक ऐसा सेट ऑफ टीथ जो कि हमारे लाइफ में बार बार टूटे और फिर निकल आए, फिर टूटे फिर निकल आए। इस तरीके का एग्जाम्पल शो करते हैं एम्फीबियंस और फिशेस। मतलब डाइफ्योडोंट कैटेगरी आपकी एक कैसी कैटेगरी हो गई? एनिमल किंगडम से अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट करके चलूँ यहाँ पर, तो जो डाइफ्योडोंट कैटेगरी हो गई वो एक हायर ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट मैंने बात करी थीकोडोंटिड्स। थीकोडोंट, व्हाट डू यू मीन बाय थीकोडोंट? थीकोडोंट मतलब जैसे आपने देखा गम्स में टीथ एम्बेडेड था, जो कि रूट बना रहा था, जो विजिबल था वो क्राउन था। मतलब वो टीथ जो कि आपको या फिर आपके माउथ में जॉ से कनेक्टेड होता है, अंदर फिट होता है, जैसे ये अंदर फिट है, तो ये जो अंदर फिट है, जॉ के अंदर फिट है, हमारे गम्स के अंदर फिट है, वो कहलाता है आपका थीकोडोंट टीथ। एग्जाम्पल अगेन ह्यूमंस। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फिर से ह्यूमंस। नेक्स्ट हमने बात करी हेट्रोडोंट टीथ्स की। हेट्रोडोंट क्या है भाई? अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो सेट ऑफ टीथ आपको आपके माउथ में दिख रहा है, कभी उनको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो सारे टीथ्स दिखने में एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। वही सेट ऑफ टीथ कहलाता है हेट्रोडोंट टीथ। और यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, हेट्रोडोंट वाला, जो कि 4 तरीके के टीथ्स दिखाता है। सबसे पहले हैं आपके इंसिजर्स, दूसरे हैं आपके कैनाइन्स, तीसरे हैं आपके प्रीमोलर्स, and 4th is your molars. Different sets of teeth, अलग अलग टीथ का सेट जो हमारे पास प्रेजेंट है, वो अलग अलग सेट का टीथ क्या कहलाता है? हेट्रोडोंट टीथ्स कहलाते हैं ना। ये जो हेट्रोडोंट टीथ्स हैं, इसमें इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, अब अलग स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली इनका फंक्शन भी कैसा होगा? अलग होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंसिजर्स की, तो हमारे आगे के तो ऊपर, अपर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द अपर जॉ, आइदर अपर और लोअर, क्योंकि दोनों हमारा सेम सेट होता है। तो अगर मैं अपर जॉ की बात करूं तो अपर जॉ में आगे वाले जो 4 दांत मुझे दिखते हैं, जो 4 टीथ मुझे दिख रहे हैं, जो कि इस शेप के होते हैं, ये कहलाते हैं आपके इंसिजर्स। इंसिजर्स का मेन काम है कटिंग ऑफ द फूड। भाई मुझे एप्पल को काटना है, मुझे गाजर को काटना है, तो ऑब्वियसली आई यूज इंसिजर्स। मैं साइड से नहीं ले जाके कट करती, मैं एप्पल को साइड में ले जाके कट नहीं करूंगी, मैं कहाँ से कट करती हूँ? आगे फ्रंटल पार्ट से, और वो फ्रंटल पार्ट क्या कहलाता है? आपका इंसिजर्स कहलाते हैं। इंसिजर्स आपके क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शन क्या करते हैं? तो कटिंग ऑफ द फूड करते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि जो हमारे एलिफेंट का जो आपको कस्प पूरे दिखते हैं, जो लॉन्ग टीथ्स आपको दिखते हैं, वो टीथ कौन से टीथ्स हैं? इंसिजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं या फिर मोलर्स हैं? तो वो हैं आपके अपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या है? अपर इंसिजर्स, मतलब वो जो लॉन्ग मॉडिफिकेशन आपको दिख रहा है, हाथी के लंबे लंबे जो दांत आपको दिखते हैं, वो अपर इंसिजर्स का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट कैनाइन्स,
शेर के या फिर हम बात करें डॉग कुत्ते की तो या बंदर की बात करें तो इनके जो साइड के टीथ हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और मुंह से बाहर आ रहे होते हैं। वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन का फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो क्या फंक्शन है भाई, इट हेल्प्स इन द टीयरिंग ऑफ फूड। इट हेल्प्स इन द टीयरिंग ऑफ, हमारे फूड को टीयर करने में, फाड़ने में। बंदर कपड़ा ले जाता है तो वो क्या यूज़ करता है, अपने कैनाइन का इस्तेमाल करता है इसको कट करने, फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए। तो जब भी हमें फूड को टीयर करना है, मैं कुरकुरे का पैकेट खोल रही हूँ, मैं लेस का पैकेट खोल रही हूँ, तो आई यूज़ माई कैनाइन फॉर द टीयरिंग। कैनाइन की बात की जाए, लाइक मैंने अभी आपको बोला इंसिजर्स टोटल कितने हैं, 4। मैं सिर्फ अपर जॉ की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोअर जॉ। मैं सिर्फ ऊपर या फिर सिर्फ लोअर जॉ की बात कर रही हूँ। ऊपर के जॉ के अंदर सिर्फ हाफ जॉ में आपका कितना इंसिजर्स हैं, 4। दूसरा मैंने बात करा कैनाइन का, कैनाइन सिर्फ एक होता है, एक साइड में और दूसरे साइड में दूसरा। तो टोटल कैनाइन्स आपके कितने हो गए, 2। प्रीमोलर्स की बात करें तो जब भी आप फूड को ग्राइंड करना है या फिर च्यू करना है तो इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, सॉरी, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को मिक्स टोटल पीस देना या फिर हम बोले कि चबाने का जो काम किया जाता है वो प्रीमोलर्स और मोलर्स के थ्रू किया जाता है। इसका नंबर क्या क्या है भाई, अगेन आप हाफ जॉ की बात कर रहे हैं तो एक जॉ के अंदर टोटल कितने प्रीमोलर्स होते हैं, 2, और कितने मोलर्स होते हैं, 3 मोलर्स होते हैं। मतलब अब मैं क्योंकि हेटेरोडोंटिड्स की बात कर रही थी तो हेटेरोडोंटिड में 4 तरीके की टीथ्स आपको दिखे, चारों का फंक्शन दिखा, कटिंग है, टीयरिंग है, ग्राइंडिंग है फूड का और मेस्टिकेशन है। तो मेस्टिकेशन और ग्राइंडिंग प्रीमोलर्स और मोलर्स के थ्रू की जाती है। चारों दांत आपस में मिलके अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं क्योंकि हम एक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म है, हमें हर तरीके के काम की ज़रूरत होती है। कटिंग भी करनी होती है फूड की, टीयरिंग भी करनी होती है और ग्राइंडिंग भी करनी होती है। इस वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट है वो हेटेरोडोन कहलाता है। जिस तरीके से हेटेरोडोन टीथ्स आपको दिख रहे हैं, सिमिलर इसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होते हैं होमोडोंट टीथ। मतलब फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड टू द इंटीरियर एंड सारे के सारे दांत कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और यही जो सिमिलर टीथ्स आपको दिख रहे हैं, ये सिमिलर टीथ्स आपके होमोडोंट टीथ्स कहलाते हैं। और अगेन एग्जांपल है आपका एम्फीबियंस एंड फिशेस। एम्फीबियंस और फिशेस क्या कर, मतलब जो सेट ऑफ टीथ उनके बॉडी में मिलता है वो कैसा सेट ऑफ टीथ होता है, हेटेरोडोंट टीथ होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इंसिजर्स और कैनाइन्स के बारे में हम पढ़ चुके तो इसी हेटेरोडोंट टीथ से बनता है डेंटल फॉर्मूला। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला भाई, तो जब आप डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो डेंटल फॉर्मूला में हमने क्या बोला, इन्हीं सेट, आप फिर से बात को समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। वी हैव, मतलब एक लोअर जॉ है, एक अपर जॉ है, वी हैव 2 जॉज। इस जॉ में मैं आधे जॉ की बात करूँ तो 2 इंसिजर्स हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं। पहले मैंने आपको बताया था एक जॉ में डबल कर देंगे, इंसिजर्स 4 हो जाएंगे, कैनाइन 2 हो जाएंगे, प्रीमोलर्स 4 हो जाएंगे और मोलर्स 6 हो जाएंगे। तो डेंटल फॉर्मूला अगर एक अडल्ट ह्यूमन का बनता है तो वो क्या बनेगा, 2 1 2 3 ओवर 2 1 2 3 इंटू 2 कर दीजिए भाई। तो टोटल सेट ऑफ टीथ जो आपको मिले वो मिलेंगे कितने, 32, ये 60 हो गए, 16 हो गए आपके किससे, एक जॉ की। मल्टीप्लाई किया 2 से, ऊपर का जॉ नीचे का जॉ, तो ऊपर का जॉ का सेम पार्ट होगा आपका दूसरा लेफ्ट और राइट में, तो सिमिलर कंडीशन होगी। तो 16 टीथ बने, 16 से डबल होके आपका जो डेंटल फॉर्मूला बना वो कितना बना, 32 बना। अब मैं इसको एक बार और तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। जब भी आप डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो इस डेंटल फॉर्मूला में हम 2 चीजें देखते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें देखते हैं, सबसे पहला है आपका अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला और दूसरा है आपका एक बच्चे का डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला सबसे पहला अडल्ट एंड सेकेंड इज एक यंग वन, एक बच्चे का। अडल्ट का इंसिजस, फिर कैनाइन्स,
फिर प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। सिमिलरली इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एक जॉ का अपर जॉ एंड दिस इज योर लोअर जॉ। अपर जॉ का आधा पार्ट, लोअर जॉ का आधा पार्ट, दोनों ऑब्वियसली क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर, मतलब एक दूसरे के डबल होंगे। इंसिजर्स कितने, 2, कैनाइन्स 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, अगेन सिमिलर। ओके, टोटल कितने हो गए आपके 16 से 32। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बच्चे के लिए भी पूछा जाता है, सेम चीज है, ICPM M, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। समझेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस पे। इंसिजर्स का नंबर सेम होता है, कैनाइन्स का नंबर सेम होता है, बच्चे में प्रीमोलर्स नहीं होते। फिर से ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर ये जो 0 लिखा है इट इज प्रीमोलर्स, दीज आर प्रीमोलर्स, बच्चे में प्रीमोलर्स प्रेजेंट नहीं होते। और एक बात अगेन नोट करने वाली चीज कि यहाँ पर जो आपको मोलर्स दिख रहे हैं ये मोलर्स 3 हैं, यहाँ पर मैंने कितने लिखे, 2 लिखे। टोटल कितने हो गए, 2 1 2 5, 2 1 2 5, 5 और 5 10 और टोटल हो गए आपके 20। एक बच्चे में जो दांत निकलते हैं वो कितने निकलते हैं, 20 निकलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में हाउ मेनी ऑफ द टीथ डू नॉट शो द डाइफ्यूडोन कंडीशन। मतलब डाइफ्यूडोन कंडीशन कौन सी कंडीशन थी, वो कंडीशन जो कि लाइफ में 2 बार टीथ को निकालती है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने ऐसे दांत हैं जो कि डाइफ्यूडोन कंडीशन को नहीं बताते। तो उसका जवाब हम क्या देते हैं, आपके पास एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास अडल्ट टीथ हैं 32 और मेरे पास बच्चे के दांत हैं 20, तो मैं क्या करूँ, 32 में से 20 माइनस कर दूँ, कितना आ जाएगा, 12। ये तो एक सिंपल मैंने याद मतलब पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपका सिंपल क्वेश्चन पूछने की, तो देखिए यहाँ पर फिर से समझिएगा, प्रीमोलर्स मेरे पास आधे जॉ में कितने होते हैं, 2, आधे जॉ में कितने, 2। दूसरी मैंने बात करी, जब बेबी की बात कर रहे हैं तो बेबी के अंदर कितने हैं, 3 प्रीमोलर मोलर्स होने चाहिए थे लेकिन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर बचा एक आपका मोलर। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 हुए कितने जॉ के, हाफ जॉ के। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, कितना आ गया आपका 12। मतलब 12 ऐसे दांत हैं जिसमें प्रीमोलर हैं आपके कितने, 8, 2 से 8, और अगर मैं बात करूं आपके मोलर्स कितने हैं आपके, 4, जो कि लाइफ में सिर्फ एक बार निकलते हैं, जिसमें आपका जो मोलर है वो एक विजडम टूथ भी बनाने का काम करता है। अगेन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली चीज़ जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कुछ एनिमल्स के अंदर जो कैनाइन स्पेस है, मतलब देयर इज अ स्पेस बिटवीन द इंसिजर्स एंड प्रीमोलर्स, मतलब इंसिजर्स और प्रीमोलर्स के दांतों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को वो क्या नाम देते हैं, diastema. The space between incisors and premolar. इंसिजर्स और प्रीमोलर्स के बीच में एक दांत का गैप प्रेजेंट होना क्या बनाता है आपका, डायस्टेमा। किस में होगा भाई, एग्जाम्पल मैं खुद सोच सकती हूँ अपने दिमाग में कि कैनाइन्स का एब्सेंस, मतलब कैनाइन्स का एब्सेंस का मतलब है आपका किस चीज़ कौन ऑर्गेनिज्म जो कि कैनाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, टीयरिंग के लिए उनको ज़रूरत नहीं है, और टीयरिंग नहीं करते हैं आपके हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म। तो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर डायस्टेमा का प्रेजेंस होता है, मतलब कैनाइन्स उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल आपका रैबिट। ये पूरा कंप्लीट teeth का डिस्क्रिप्शन, एंड वी हैव स्टडीड द बकल कैविटी, कंप्लीटेड द बकल कैविटी हियर। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस पार्ट में रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।